टॉपिक दिखेगा कॉन्सेंट्रेशन सेल। बटे लर्न्स इक्वेशन का डिस्कशन कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है लिखो, अ सेल इन विच both the electrodes have same electrolyte and same metal electrodes, but different concentrations. Comma आगे लिखो, और have different partial pressure of the gases is known as concentration cell. आप देखते हैं बोर्ड पर क्या है कॉन्सेंट्रेशन सेल। आप भी साथ ही ड्रॉ करो। ये दो मैंने बीकर ले लिए, अपना दोनों में ना सेम इलेक्ट्रोलाइट होगा। अगर यहां पे आपने सिल्वर नाइट्रेट लिया तो यहां भी सिल्वर नाइट्रेट, अगर यहां कॉपर सल्फेट है तो यहां भी कॉपर सल्फेट। तो चलिए इसमें मैंने कॉपर सल्फेट लिख दिया और इधर भी कॉपर सल्फेट लिख दिया सेम। और ना दोनों में ना कॉपर रॉड को डिप कर दिया, जो रॉड आ रही है ना वो भी सेम आ रही है। कॉपर सल्फेट में कॉपर रॉड, ये भी कॉपर सल्फेट में कॉपर रॉड, दोनों के बीच में लगा दिया हमने साल्ट। सो सेम इलेक्ट्रोलाइट सेम रॉड्स। बड़ा आप मुझे बताओ, क्या ये सेल हमें करंट देगा? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जिंक सल्फेट जिंक रॉड, कॉपर सल्फेट कॉपर रॉड, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग था। पोटेंशियल अलग अलग होना चाहिए तभी तो करंट फ्लो करती है। अगर पोटेंशियल सेम हो फिर तो करंट फ्लो करती नहीं, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, कॉपर सल्फेट में कॉपर रॉड, कॉपर सल्फेट में कॉपर रॉड। सोचो जरा, मुझे बताओ क्या ये सेल मुझे करंट देगा? अगर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं, सर्किट कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है, और ये स्विच प्रेस करता हूं, की प्रेस करता हूं, बताओ क्या ये सेल करंट देगा? कैन वी गेट करंट आउट ऑफ दिस सेल? यस, लिसन नाउ। बड़ा अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो तो करंट मिल सकती है। और पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में कैसे हो सकता है? बड़ा वो कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से। अभी पीछे वाले लेक्चर में यही पढ़ा ना, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन पोटेंशियल। देखो इन दोनों में से जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। ठीक, मान लेते हैं ये 1 मोलर है और ये 10 मोलर है, बाकी सब सेम है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। तो फर्स्ट का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट, ये तो याद है ना हमें, जब 1 मोलर होता है। बताओ यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है कम है? ज्यादा, तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। इसका पोटेंशियल प्लस 0.37 वोल्ट। तो बड़ा इसका पोटेंशियल ज्यादा, इसका पोटेंशियल कम। देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस, यस, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, है ना। ये जो जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, अगर आपको याद है तो ये कैथोड का काम करेगा, है या? और जिसका पोटेंशियल कम है वो
एनोड का काम करेगा। तो यस, कैथोड और एनोड बन गए, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ और करंट कैथोड से एनोड की तरफ चलना स्टार्ट, ये बन गया एक सेल। आई कैन गेट करंट आउट ऑफ दिस सेल प्रोवाइडेड देयर इज डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। अब क्योंकि ये सेल कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से काम कर रहा है, इसको हम कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। अच्छा, अगर मान लो कोई ऐसा सेल है जिसमें गैस है, गैस, तो बड़ा वहां गैस का जो पार्शियल प्रेशर ना वो डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मान लो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, तो एक में हाइड्रोजन का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और दूसरे में 10 एटमॉस्फेयर है। या तो कंसंट्रेशन में डिफरेंस होना चाहिए बड़ा, या पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस होना चाहिए, या दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कंसंट्रेशन में भी डिफरेंस है, पार्शियल प्रेशर में भी डिफरेंस है। ऐसा होगा तो ऐसे सेल को हम कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। ए सेल इन विच बोथ द हाफ सेल्स हैव सेम इलेक्ट्रोलाइट एंड सेम इलेक्ट्रोड बट डिफरेंट कंसंट्रेशन। नेक्स्ट लाइन में लिखो, the half cell with higher concentration, the half cell with higher concentration will act as cathode. The half cell with higher concentration will act as cathode, and the other with a lower concentration, and the other with a lower concentration will act as anode. The half cell with higher concentration will act as cathode and the other with the lower concentration will act as anode. जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वो कैथोड का काम करेगा, जिसकी कंसंट्रेशन कम है वो एनोड का काम करेगा। और बच्चे अगर कोई न्यूमेरिकल आ गया तो फिर मुझे क्या करना है, इसकी नन्स इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करना है ना। लिखो नेक्स्ट लाइन में, नन्स इक्वेशन फॉर कंसंट्रेशन सेल, Nernst equation for concentration cell। तो बड़ा बुक्स में क्वेश्चन है, ये कंसंट्रेशन सेल है, इसका सेल पोटेंशियल निकालो। तो सबसे पहले मैंने स्टैंडर्ड नर्न्स इक्वेशन लिखता हूं, E cell इज इक्वल टू स्टैंडर्ड E cell माइनस RT अपॉन NF एक्सपोनेंशियल ऑफ गॉस। आप भी ऐसे लिखो स्टार्टिंग में, this is the standard form of Nernst equation। E cell, that is standard E cell minus RT upon NF exponential of Gauss, है ना। आगे लिखता हूं for concentration cell, यहां देखिए बताओ कैथोड कौन है, कॉपर, एनोड कौन है, ये तो दोनों से है ना। देखना, स्टैंडर्ड ई कैथोड विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड ई एनोड। जरा इस पर सोचना, जरा बताना मुझे ये सब बताओ। इस सेल में, सामने वाले सेल में कैथोड को रखिए, कॉपर का स्टैंडर्ड पोटेंशियल प्लस 0.0 है ना। इधर एनोड कौन है या कैथोड कौन है, कॉपर, इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल ना। स्टैंडर्ड ई कैथोड और स्टैंडर्ड ई एनोड बराबर होगा क्योंकि दोनों हाफ सेल है ना, सेम ही है। फॉर कंसंट्रेशन सेल क्योंकि दोनों हाफ सेल सेम ही है तो उनका स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेम होगा। स्टैंडर्ड पोटेंशियल मतलब दोनों की कंसंट्रेशन अगर 1 मोल हो, सो स्टैंडर्ड ई कैथोड इज इक्वल टू, देयरफॉर स्टैंडर्ड ई सेल दैट इज स्टैंडर्ड ई कैथोड माइनस स्टैंडर्ड ई एनोड इज इक्वल टू 0। ये नोट करो और इस बात को याद रखो, कंसंट्रेशन सेल में स्टैंडर्ड ई सेल 0 होगा। कैथोड एनोड दोनों सेम है और स्टैंडर्ड कंडीशन में दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। अब ये 0 मैं यहां पुट करूंगा तो इक्वेशन बनेगी E cell इज इक्वल टू माइनस RT अपॉन NF एक्सपोनेंशियल ऑफ Gauss। ये 0 हो गया, आगे माइनस RT अपॉन NF एक्सपोनेंशियल ऑफ Gauss, है ना। और ऑब्जेक्टिव में इसको लिखूंगा माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग Gauss। ये भी समझ आ गया। और ज्यादा सिंप्लीफाई करो तो माइनस 0.06 अपॉन n लॉग Gauss। तो ये फॉर्मूला रहेगा। ई सेल अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन सेल आ जाता है कोई तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.06 अपॉन n लॉग Gauss।
और ये जो सामने आप एक सेल है इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, ये भी लिखो नेक्स्ट लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन सेल। यस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन सेल। उसके दोबारा लिखता हूं ए बी और सी, और बी आ गया ब्रिज। अब बताओ ए क्या है, एनोड है ना, और ये एनोड का काम कर, एनोड कॉपर का है, और एनोड पर होता क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, कॉपर इंटरफेस कॉपर आयन 1 मोलर। देखो जरा हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, कॉपर का हाफ शेल है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी क्या है, कैथोड, कैथोड भी कॉपर का ही, और कैथोड पर होता क्या, मैं यहां लिखता हूं कॉपर 2 पॉजिटिव 10 मोलर कॉपर। बताओ ये 10 मोलर समझ आया, है ना, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो कैथोड का काम कर रहा है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है वो, है ना। अब मैंने ये 1 मोलर हटा देता हूं और 10 मोलर भी हटा देता हूं, इसकी जगह लिखता हूं C1 और यहां लिखता हूं C2 और नीचे लिख रहा हूं C2 इज ग्रेटर देन C1। ये C1 C2 समझ आ गया, है ना, एंड C2 इज, है ना, कैथोड की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ एनोड। जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है वो कैथोड का काम करेगा, जहां कंसंट्रेशन कम है वो एनोड का काम करेगा, है ना। तो C2 मस्ट बी ग्रेटर देन C1। So this is how you can write this copper concentration cell. ठीक है। अब मैं एक प्रॉब्लम करते जहां पे हम ये फार्मूला यूज करते, लेकिन कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल in the following concentration cell of hydrogen, in the following concentration cell of hydrogen। बेटा हाइड्रोजन का concentration cell, it is like this, platinum, hydrogen 100 atmosphere, interface H positive ion, pH equals to 10, bridge, again HN concentration 1 atmosphere, sorry, HN concentration, इसका pH आएगा, pH is equal to 1, hydrogen, pressure 1 atmosphere, and then platinum। चलिए आप इसको नोट करिए जरा, और नोट करते करते तो समझने की भी कोशिश करिए। और आपके सामने ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है, मुझे इसका ना सेल पोटेंशियल निकालना है। देखो ये सेंटर में ब्रिज है, लेफ्ट में एनोड है और राइट में कैथोड है। कुछ आ रहा है समझिए बोर्ड पर, देखो तो बताओ एनोड में ये कौन है, हाइड्रोजन, किस में कन्वर्ट हो रहा है, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हाइड्रोजन HN में कन्वर्ट होता है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहां पे बोलो HN किस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब बाय द, तो ये कैथोड की रिएक्शन है ना। गैस का प्रेशर गिवन है और हाइड्रोजन की ये क्या, अगर pH 10 हो तो HN कॉन्सेंट्रेशन 10 पर -10, यहाँ HN कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, यहाँ भी HN कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और यहाँ प्रेशर गिवन है ना। ये एनोड का पार्ट है, ये कैथोड का पार्ट। और मुझे क्या करना है, मुझे इसका सेल पोटेंशियल निकालना है। ये फार्मूला मतलब इस फार्मूला में क्या अननोन है, क्या उसी निकालूंगा, पुटअप करूंगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो इसके आंसर में लिखो,
सॉल्यूशन। उसके बाद ये फॉर्मूला लिखो, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यूसी। ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यूसी। आगे लिखो फॉर द कॉन्सेंट्रेशन सेल, फॉर द कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो बड़ा कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ये फॉर्मूला है। टेल मी व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। क्या उसी क्या होता है ऊपर प्रोडक्ट नीचे, उसके लिए तो सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। और सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, एट एनोड एंड एट, है ना। चलिए लिखते हैं एट एनोड। यहां बोर्ड पर देख कर आप बताएंगे एनोड पर कौन किसमें कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन HN में। तो मैं लिखता हूं हाइड्रोजन ब्रैकेट में 100 एटमॉस्फेयर gives 2 times H positive ion 10 is per minus 10 molar by the loss of 2 electrons। इनकी जो कंसंट्रेशन या प्रेशर है वो इनके साथ साथ लिख रहा हूं। हाइड्रोजन 100 एटमॉस्फेयर फ्रॉम 2 times HN और HN की कंसंट्रेशन pH 10 की जगह 10 पर minus 10 मोलर by the loss of 2 electrons। नेक्स्ट लिखते हैं एट कैथोड। अब बताओ कैथोड में कौन HN कितना कन्वर्ट हो रहा है, तो लिखता हूं 2 times HN 10 is power minus 1 मोलर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 times HN 10 पर minus 1 मोलर। ये समझ आ गया 10 पर minus 1 मोलर है ना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये बन गया हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर। तो एक तरफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एक तरफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब मैं दोनों को ऐड करके सेल रिएक्शन लिखता हूं और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देता हूं। ये बनेगा हाइड्रोजन 100 एटमॉस्फेयर प्लस 2 times HN 10 is per minus 1 मोलर। नेक्स्ट आ गया हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर प्लस 2 times HN 10 is per minus 10 मोलर। ये आगे सेल रिएक्शन। दिस सेल रिएक्शन अब नेक्स्ट स्टेप में आपने रेशियो क्यूसी लिखना है। इसके लिए रेशियो क्यूसी, तो रेशियो क्यूसी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू HN कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू, नीचे भी ये आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू HN कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू। ऊपर प्रोडक्ट आएगा हाइड्रोजन गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू HN कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू, नीचे भी ये आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू HN कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू। ऊपर प्रोडक्ट आ रहा है, नीचे रिएक्टेंट आ रहा है। अब मैं इसमें वैल्यू पुट अप कर दूं। इधर देखो, बोलो प्रोडक्ट में पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना 1 एटमॉस्फेयर। मैं इसको 1 लिख देता हूं, 1 इनटू 10 पर minus 10 रेज़ पावर 2 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ पावर 2 इनटू 10 रेज़ पावर minus 1 रेज़ पावर 2। ये स्टेप दोनों अच्छी तरह से देखकर समझ आया है। हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट में 1 एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट HN कंसंट्रेशन 10 पर minus 10 रेज़ पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 100 इसको 10 पर 2 लिख दिया। और आगे HN कंसंट्रेशन 10 पर minus 1 रेज़ पावर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 पर minus 20 आ जाएगा। देखो ये है, ये 10 पर 2 और 10 पर minus 2 ये तो कैंसिल ही हो गए, तो 10 पर minus 20 है। ये रेशियो क्या उसी आ गया। बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अब वो वैल्यू मुझे यहां पुट अप करनी और बताओ n की वैल्यू 2 समझ आ रही, तो लगा दो वैल्यू लास्ट तक पे। ये फार्मूला दोबारा लिखो और फिर लिख दो इज इक्वल टू माइनस 0.06 अपॉन 2 log 10 रेज़ पावर माइनस 20, है ना। माइनस 0.06 अपॉन n की जगह बचे 2 आ गया, है ना। log क्यूसी की जगह 10 पर minus 20 आ गया। So that is equal to minus 0.03 multiplied minus 20, that is plus 0.60 volts will be the answer।
ठीक है ना, ये -20 log 10 आएगा ना, और log 10 1 होता तो -20 आता, माइनस माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लाई करने पर, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.6। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन सेल की प्रॉब्लम हम ऐसे सॉल्व करेंगे, और मैंने जानकर सबसे टिपिकल और डिफिकल्ट प्रॉब्लम चूज किया है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि क्यूसी अगर आप लिख पाते हैं, क्यूसी का वैल्यू पुट अप कर रहा है तो ई सेल निकल जाएगा। ठीक है, एक और डिस्कशन है इसी नल्स इक्वेशन में, क्या है वो लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इन ए सेल, yes, equilibrium in a cell। चलिए आगे नोट करिए, एवरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप्स गिविंग करंट, एवरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप्स गिविंग करंट after some time। Yes, every electrochemical cell stops giving current after some time। Because equilibrium is established, equilibrium gets established, because equilibrium gets established in a cell। Yes, because equilibrium gets established in a cell। तो बड़ा पहला ऑब्जेक्टिव पॉइंट कि एवरी सेल, हर सेल जो है थोड़ी देर के बाद करंट देना बंद हो जाता है, उसमें से करंट नहीं आती, ई सेल उसका जीरो हो जाता है। उसमें सारे केमिकल्स होते हैं, रिएक्टेंट भी होते हैं, प्रोडक्ट भी होते हैं, कैथोडिक रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट, एनोडिक रिएक्टेंट सब प्रेजेंट होते हैं, सल्फेट भी होता, फिर भी वो करंट देना बंद कर देता है। उसका मेन रीजन है कि सेल के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब वो इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे आ जाता है, वो डिस्कशन करनी है। लिखो आगे फॉर एग्जांपल, आगे फिर लिखो गैल्वेनिक सेल। तो बड़ा अपनी बात को इलस्ट्रेट करने के लिए मैं एक बार दोबारा गैल्वेनिक सेल की एग्जांपल ले रहा हूं। देखो यहां लिख रहा हूं गैल्वेनिक सेल, जिंक आयन 1 मोलर, कॉपर आयन 1 मोलर कॉपर। यह है स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल, आप भी लिखो, ये इसका सेल रिप्रेजेंटेशन है फॉर गैल्वेनिक सेल। और ये इसका सेल रिएक्शन। कॉपर आयन इसमें 1 मोलर है, जिंक आयन इसमें 1 मोलर। और नीचे मैंने इन दोनों पे रिडक्शन पोटेंशियल भी लिख दिए, आप भी नोट करेंगे। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक आयन टू जिंक इज -0.76 वोल्ट एंड स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कॉपर दैट इज +0.34। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो गैल्वेनिक सेल है इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है कैथोड एनोड के, इन पर टाइम के साथ साथ क्या इफेक्ट होगा वो मैं ग्राफ में बताने की कोशिश करूंगा। देखो जरा पहले इधर क्या है,
जैसे जैसे टाइम बढ़ता है। और इस तरफ रिडक्शन पोटेंशियल है वोल्ट में, जैसे ये 0.6 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0 वोल्ट, ये माइनस में, 0 से नीचे माइनस 0.2 वोल्ट, -0.4 वोल्ट, -0.6 वोल्ट, -0, है ना। इस तरफ क्या प्लॉट किया, रिडक्शन पोटेंशियल। इस तरफ बताओ यहां पे टाइम कितना है, 0 टाइम, है ना। बताना जब 0 टाइम सेल अभी काम नहीं कर रहा है ना, उस समय जिंक का पोटेंशियल कितना है और कॉपर, ये दोनों पोटेंशियल मुझे वहां मार्क करने हैं 0 टाइम पे। सबसे पहले मैं कॉपर का पोटेंशियल मार्क करता हूं, देखो वो ये आएगा कुछ ये यहां पे बोर्ड पर देखो, और आप बताओ प्लस 0.34 वोल्ट। देखो ये देखकर समझ आया आपको, देखो ये जो है ना प्लस 0.34 वोल्ट, ये 0.2 और 0.4 के बीच में आएगा ना, ये 0.2 है, ये 0.4 है, सेंटर में 0.3 आएगा, और मैंने 0.3 से थोड़ा और ऊपर करके इसको ड्रॉप किया। बताओ ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये किसका पोटेंशियल, कॉपर का पोटेंशियल एट व्हाट टाइम, 0 टाइम। हो गया क्लियर, चलो मैं आगे। अब बताओ जिंक का पोटेंशियल कितना, अब मैं ये मार्क करता हूं यहां, बड़ा वही कुछ यहां आ जाएगा, -0.76 वोल्ट। ध्यान से देखना, बताना यही आएगा, है ना। -0.6 और -0.8 के बीच में देख, ये जिंक का पोटेंशियल। आप भी मार्क करो अपनी नोटबुक पर। स्टैंडर्ड सेल में 0 टाइम में ये मैंने कॉपर और जिंक के पोटेंशियल दोनों मार्क कर दिए। अब हमें ये देखना है कि टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम के साथ साथ ये जो पोटेंशियल है इन पर क्या इफेक्ट होगा। तो उसके लिए आप बोर्ड पर देखिए, बड़ा याद देखिए, बड़ा जैसे जैसे देख रहे हैं आप लोग, जैसे जैसे टाइम पास होगा ये रिएक्शन होगी। और भाई आपने बताना मुझे, बड़ा जब ये रिएक्शन होगी ये कौन से आएंगे, बताओ। टाइम के साथ साथ कॉपर आयन की कंसंट्रेशन, ये तो कंज्यूम हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और जैसे इसकी कंसंट्रेशन कम होगी इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है ना। तो जैसे जैसे सेल काम करेगा ये रिएक्शन होगी, कॉपर आयन कंज्यूम हो जाएंगे, कॉपर आयन कंज्यूम होंगे तो कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी, कंसंट्रेशन कम होगी तो बड़ा इसका रिडक्शन पोटेंशियल। देखो जरा ग्राफ समझ आया, बताओ टाइम के साथ साथ ये ग्राफ नीचे क्यों आ रहा है, कंसंट्रेशन कम होने से पोटेंशियल कम होने लगा। आगे समझ। और मुझे बताओ यहां देखिए, टाइम के साथ साथ जिंक आयन कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी, वो तो प्रोड्यूस हो रहा है, तो जिंक आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। तो जिंक का पोटेंशियल टाइम के साथ साथ कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे सेल काम करेगा कॉपर आयन कंसंट्रेशन कम होने लगेगी, इसका पोटेंशियल कम होने लगेगा, जिंक आयन कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, इसका पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। और फिर एक ऐसी स्टेज आएगी बेटा जब ये दोनों पोटेंशियल बराबर होंगे। तो आफ्टर सम टाइम एक ऐसी स्टेज आएगी कि कॉपर का पोटेंशियल और जिंक का पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे। बड़ा इस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो आफ्टर सम टाइम दोनों पोटेंशियल बराबर हो गए तो इक्विलिब्रियम आ गया। और जब इक्विलिब्रियम आया तो E कैथोड बिकम्स इक्वल टू E एनोड। तो किसी भी सेल में ऐसा होता है, टाइम के साथ साथ जो कैथोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होने लगता है और जो एनोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ने लगता है।
फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि ई कैथोड जो है वो ई एनोड के बराबर हो जाता है, साइन में भी और मैग्नीट्यूड में भी, दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है। देखो दोनों की वैल्यू यहां से लेके आओ तो ये दोनों की वैल्यू -0.2 होगी, है ना, ये भी -0.2 हो गया और ये भी -0.2, ठीक है। अगर मैं ग्राफ को देखूं तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड इज इक्वल टू, बेटा ये 0 हो जाएगा। अब ई सेल 0 होगा, इसे पहले वाले डिस्कशन में स्टैंडर्ड ई सेल 0 हुआ था, तो ई सेल 0 हुआ, द सेल विल स्टॉप गिविंग अस अ करंट, है ना, नीचे लिखो द सेल ई सेल इज इक्वल टू 0 एंड द सेल विल स्टॉप गिविंग अस अ करंट। आगे देखो आल्सो क्यूसी विल बिकम इक्वल टू केसी। अब आल्सो क्यूसी विल बिकम इक्वल टू केसी, ये कैसे? जब इक्विलिब्रियम आता तो रेशियो क्यूसी केसी के बराबर हो जाती है ना, है ना, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड केसी। तो दो बातें हो गई, एक तो ई सेल 0 हो गया और दूसरा क्यूसी केसी होगा। अब ना ये दोनों पॉइंट मैं अब नल्स इक्वेशन में पुट अप करूंगा। लिखो नल्स इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम is written as Nernst equation at equilibrium is written as E cell is equal to, ये मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं, -RT upon NF एक्सपोनेंशियल लॉग क्यूसी, ये तो नल्स इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब E cell 0 हो गया, that is standard E cell, -RT upon NF एक्सपोनेंशियल लॉग केसी। बचे E cell 0 हो गया, स्टैंडर्ड E cell, -RT upon NF एक्सपोनेंशियल लॉग क्यूसी की जगह केसी। अब ये स्टैंडर्ड E cell में इस तरफ ले आता हूं, स्टैंडर्ड E cell इज इक्वल टू RT upon NF एक्सपोनेंशियल लॉग केसी is equal to 0.0591 upon n log kc। ये स्टैंडर्ड ई सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है ना। स्टैंडर्ड ई सेल इस तरफ आ गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो स्टैंडर्ड ई सेल इज इक्वल टू RT upon NF एक्सपोनेंशियल लॉग kc। अब ये सारे कांस्टेंट पुट अप किए, 0.0691 upon n log kc। So that's an important relation between equilibrium constant and standard। इसको मैं आगे प्रोसेस करूं तो log Kc is equal to n standard E cell divided by 0.0591। देखो जरा ये ठीक है, log Kc n ऊपर आ गया और 0.0591 नीचे आ गया, so that is equal to 16.912 n standard E cell। तो ये एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है। अब बच्चे log Kc, ये याद रखना फॉर्मूला, इज इक्वल टू 16.912 n स्टैंडर्ड। बुक में मिलेगा ऑब्जेक्टिव का कि बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। मैं एक बार दोबारा लिखता हूं, देयरफॉर Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग 16.912 n स्टैंडर्ड। ये लॉग इस तरफ आ गया, एंटी लॉग हो गया, तो Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग 16.912 n स्टैंडर्ड। आपने स्टैंडर्ड ई सेल लगाना है, n लगाना है, इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जैसे लिखो, राइट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for a standard galvanic cell, for a standard galvanic cell, calculate the value of equilibrium constant for a standard galvanic cell।
क्या करना है कैलकुलेट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, लिखो इसके आंसर में, लिखो फॉर ए स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल ये तो जिंक और कॉपर का सेल है, तो ये लिखा स्टैंडर्ड ई कैथोड इज प्लस 0.34 वोल्ट, स्टैंडर्ड ई एनोड माइनस 0.76 वोल्ट लिखो आप, एंड देयरफॉर स्टैंडर्ड ई सेल और स्टैंडर्ड ई सेल निकाल लिया आपने, ई कैथोड और ई एनोड वैल्यू लगाई 1.10 और क्या आपको याद है गैल्वेनिक सेल के लिए n का वैल्यू 2। अब ये वैल्यूज फार्मूला में लगा लो, Kc इज इक्वल एंटी लॉग 16.912 into 2 into 1.1, so that comes to be anti log 37। बड़ा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 37 के आसपास है, तो दैट इज इक्वल टू 10 इज पावर 37 इज आंसर। 37 का एंटी लॉग दैट इज 10 इज पावर 37। ये अंदर जो मल्टीप्लाई किया तो ये 37 आ गया, तो एंटी लॉग ऑफ 37 दैट इज 10 इज पावर 37। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करो, ये भी ठीक है। अब मैं वापस मैं इस फार्मूला पे आता हूं, आप दोबारा ये फार्मूला लिखो, स्टैंडर्ड सेल लिख लो RK अपॉन NF लॉग Kc, बस इतना लिखो, यहां तक का फार्मूला। स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू RT अपॉन NF एक्सपोनेंशियल लॉग Kc लिखा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, NF ऊपर ले आइए, ये बनेगा NF स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू RT एक्सपोनेंशियल लॉग Kc। अब ये NF स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू RT एक्सपोनेंशियल लॉग Kc। इज इट ओके? अब क्या करूंगा मैं, माइनस से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करूंगा, तो बड़ा लेफ्ट साइड पे भी माइनस आ जाएगा, राइट साइड पे माइनस। और बताओ ये किसका फार्मूला माइनस NF, ये तो डेल्टा जी याद आया है ना, तो ये आ जाएगा देखो डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज माइनस NF स्टैंडर्ड, that is also equals to minus RT exponential log Kc। ये डेल्टा जी के दो फॉर्मूले आ गए, डेल्टा जी स्टैंडर्ड माइनस NF स्टैंडर्ड सेल, और ये माइनस NF स्टैंडर्ड सेल माइनस RT log Kc के बराबर है, तो डेल्टा जी किसके बराबर है? तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी स्टैंडर्ड एंड इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kc, है ना, ये और ये तो सेम ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। और डेल्टा जी होता क्या, माइनस वर्क मैक्सिमम या फिर माइनस वर्क यूजफुल। ये तो डेल्टा जी की डेफिनेशन है ना, व्हाट इज डेल्टा जी? इज द वर्क मैक्सिमम यू कैन गेट फ्रॉम ए सिस्टम। अगर आपसे कहा जाए भाई कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क यू कैन गेट फ्रॉम ए सेल, तो बेसिकली आपको डेल्टा जी कैलकुलेट करना, ठीक है ना। लिखो एक क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क वी कैन गेट फ्रॉम अ स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क वी कैन गेट फ्रॉम अ स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल। तो वर्क मैक्सिमम मतलब डेल्टा जी, यहां देखो, बोलो इधर देखिए, वर्क मैक्सिमम इज माइनस डेल्टा जी, मैं ऐसे लिखता हूं, वर्क मैक्सिमम इज माइनस डेल्टा जी नॉट। आप लिखो वर्क मैक्सिमम माइनस सिर्फ माइनस डेल्टा जी नॉट, है ना। और डेल्टा जी का फार्मूला क्या है, यह आ जाएगा
minus n to minus nf standard heat cell, that is nf standard heat cell, that's the work maximum. अब बताइए गैल्वेनिक सेल के लिए n का वैल्यू 2, फैराडेज कांस्टेंट लगा दिया और आगे स्टैंडर्ड हीट सेल, वो भी हमें याद है गैल्वेनिक सेल का। और कोई सेल होता तो फिर आपको स्टैंडर्ड हीट सेल निकालना था, स्टैंडर्ड हीट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड हीट एनोड, बस ये आंसर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 212300 जूल्स is equal to 212.30 kilojoules. That is the answer. This is the work maximum we can get from a standard gravity cell. ठीक है ना? वर्क मैक्सिमम माइनस से तरफ आ गया माइनस डेल्टा। अब डेल्टा जी का फॉर्मूला माइनस इंटू माइनस एनएफ, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एनएफ कैंसिल। एन का वैल्यू 2, गैल्वेनिक सेल में फैराडेज कांस्टेंट है, स्टैंडर्ड सेल का वैल्यू। तो बड़ा दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन रिगार्डिंग नर्व्स इक्वेशन। ठीक है, चलिए इतना ही करते हैं। जो आज टेस्ट था वो कल सुबह माइट भी मैं क्लास भी ले लूंगा, तो देखता हूँ मैं जरा सर के साथ ऑर्गेनाइज करता हूँ। आप टेस्ट के लिए तैयार नहीं करता।